नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर फैक्ट्री कार्टिंग टेक्सटोन। मैं सी सतीश कुमार। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ग्रेनाइट की लगाना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, कितनी प्रकार की इसमें सब्सिडी आपको मिलेगी, कौन सी कंपनी की आपको मशीनें लगानी चाहिए, किस प्रकार की मशीनें आप लगाना चाहते हैं और आपको कौन कितने प्रकार के जो इसमें आते हैं सेगमेंट आते हैं, ब्लेडिंग वगैरह आती है, तो आपको किस प्रकार से कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है, कितनी लैंड की रिक्वायरमेंट होगी, कौन सा बैंक आपको इजी में फाइनेंस करेगा और कहाँ से आपको मशीनें जो कम रेट के अंदर मिलेगी। यह आपको सब चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो शुरू से एंड तक बने रहें। ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है और किस प्रकार से आप अपनी खुद की ग्रेनाइट की फैक्ट्री, जिसमें 5 ब्लेड से लेकर 21 ब्लेड की मशीनें लगती है प्रोडक्शन लेने के लिए, तो आपको ये वीडियो शुरू से एंड तक देखना है। तो मैं अपना वीडियो शुरू कर रहा हूँ। मैंने जब अपनी फैक्ट्री लगाई थी काइटिंग टेक्सटोन, तो मैंने अपनी फैक्ट्री में 5 ब्लेड से स्टार्ट किया था। अब इसमें कितने प्रकार की मशीनें लगी हुई है अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप से बताने वाला हूँ। अगर आप अपने खुद के ग्रेनाइट की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो कम से कम आपको 2000 स्क्वायर मीटर की लैंड की रिक्वायरमेंट होती है और वो लैंड इंडस्ट्रियल कन्वर्टेड लैंड होनी चाहिए। अगर आपकी लैंड एग्रीकल्चर है तो सर्वप्रथम आपको उस लैंड को इंडस्ट्रियल लैंड में कन्वर्टेड करना पड़ेगा और ये कोई ज़्यादा जटिल प्रक्रिया नहीं है। आप एसडीएम के द्वारा एसडीएम के पास में आप फाइल लगा सकते हैं और विदिन 30 दिन के अंदर 30 डेज के अंदर आपकी जो लैंड है, अगर वो एग्रीकल्चर लैंड है तो आप इंडस्ट्रियल लैंड में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए बेसिक कंडीशन नहीं है कि आपके जहाँ पर भी लैंड स्थित है वहाँ पर 40 फुट का रास्ता होना चाहिए। जो लैंड है उसके लीगल जो टाइटल जो डॉक्यूमेंट है वो क्लियर होने चाहिए, उनमें किसी प्रकार का कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो पहले तो हो गई लैंड की बात कि आपको कम से कम 2000 स्क्वायर फीट लैंड की 2000 गज लैंड की आपको आवश्यकता होगी। इसके अंतर्गत तो आपको 2000 गज लैंड आपको पहले परचेज करनी पड़ेगी। अगर आपके पास में एग्रीकल्चर लैंड है तो आपको उस लैंड को इंडस्ट्रियल लैंड में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। तो पहला स्टेप अपना क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप है कि कंस्ट्रक्शन का आपको नक्शा तैयार कराना पड़ेगा कि हमें किस प्रकार के जो अपनी मशीन है उसमें सेटअप होगी, तो कितना कंस्ट्रक्शन एरिया अपन को कवर करना है। अब इसके अंतर्गत जो हमारी जो मशीनों का जो शेड वगैरह होता है, उस शेड में कम से कम 1000 स्क्वायर फीट का वो शेड होता है कम से कम एक मशीन के लिए। तो सपोज करो हम 2 मशीनें लगा रहे हैं, एक 5 ब्लेड लगा रहे हैं, एक 14 ब्लेड लगा रहे हैं, तो 1000 स्क्वायर फीट के अंदर 2000 स्क्वायर फीट तो वो मशीनों का शेड हो गया उसके अंतर्गत। अब जो पानी के हौद होते हैं, वो पानी के हौद, इसके बेसिक कंडीशन यही है कि आपकी जो नींव होती है कंस्ट्रक्शन की, वो डिपेंड करती है आपके हौद किस प्रकार से बने हुए हैं। अगर आप हौद की गहराई अच्छी रहेगी, जैसे हमारी जो काइटिंग टेक्सटोन के अंदर हौद जो बने हुए हैं पानी की स्लरी के स्टोरेज करने के लिए और मशीन को चलाने के लिए, वो करीबन 15 बाई 15 तो उनकी साइज है और करीबन 30 स्क्वायर फीट उनकी गहराई है। इसमें यह फ़ायदा ये मिलता है कि हमारे जो कटर हैं वो अपना प्रोडक्शन निरंतर उसमें चलता रहता है। निरंतर रूप से चलने का मतलब यह है कि जैसे कि अपन अगर अभी हम उसमें जो खर्चा कम लगा दें, सपोज करो कि मैंने वो अगर अभी 15 बाई 15 के हौद नहीं बनाते और मैंने 10 बाई 10 के हौद बना देता, 10 फुट उसको गहरा कर देता, तो उसकी जो हौद की जो भराव की जो कैपेसिटी है स्लैरी की, वो कम हो जाती। तो मेरे को मंथली उस हौदों को खाली करना पड़ता है। कोई टाइम तो ऐसा आता है जब प्रोडक्शन अपन ज़्यादा लेना चाहते हैं तो हौद 20 दिन के अंदर ही ओवरफ्लो हो जाते हैं। तो आपको सर्वप्रथम यही करना होगा कि जो आपके जो हौद बना रहे हो 15 बाई 15 की साइज के बनाए और 30 फुट गहराई। जैसे आपके जो मशीन है वो 3 महीने तक आपको वो स्लैरी जो वेस्ट निकलता है पत्थर का, उसको खाली कराने की दिक्कत नहीं होती है। दूसरी चीज़ है कि आर्किटेक्चर जो आप जो नक्शा बनवा रहे हैं वो सही प्रकार से नक्शा बनवाएं, क्योंकि इसके अंतर्गत जो फिटर होता है, जैसे आपने मशीनों का ऑर्डर दे दिया, मशीनों का ऑर्डर देते ही आपके जो फिटिंग वाला आएगा तो उसको पहले ये चीज़ें आप कंफर्म कर लें कि जो मशीन में किसी प्रकार का कोई फिटिंग में इशू नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ थोड़े पैसों के लालच के चक्कर में जो फिटर होते हैं वो जैसे सैलरी मांग रहे हैं 50,000, हम देखते हैं चलो ठीक है यार 50,000 रुपये नहीं, उसको 30,000 में दूसरा अपन फिटर कर लेते हैं।
तो उसमें क्या है, अगर आपके मशीन की फिटिंग में 1 इंची का या 1 सूत का फर्क आ गया है तो आपके माल की पेपर काटेगा, मार्केट में बिकेगा नहीं। किसी कोई को ज़्यादा थिकनेस, किसी की ज़्यादा आएगी, किसी की पार्टी की थिकनेस कम आएगी, तो प्रोडक्शन के अंदर दिक्कत हो जाती है। तीसरा स्टेप आपको होता है, अब सबसे मेन चीज़ आती है कि बैंक से फंडिंग। अब आपका जो प्रोजेक्ट होता है, देखिए मिनिमम से मिनिमम अगर हम कोशिश करते हैं तो अपना जो ग्रेनाइट का प्रोजेक्ट होता है वो 50 लाख से लेकर कम से कम 5 करोड़ तक का जाता है। ये स्टार्टिंग की रेंज होती है। जैसे हमने सिंगल पिलर का इसमें कटर लगाया तो कम से कम 50 लाख रुपये आपकी लैंड की कॉस्ट सहित आपकी लागत आएगी। अब तीसरी चीज़ है ये, चौथी चीज़ ये आती है अपने पास में कि चलो ठीक है, अपने फाइनल कर लिया कि भाई हमको 5 ब्लेड या 10 ब्लेड या 14 ब्लेड का अपन को कटर लगाना है। तो चौथा सिलेक्शन ये होता है कि मशीनें किससे परचेज करें। मशीनें अपने अजमेर के अंतर्गत बहुत सी कंपनियां हैं जो अच्छी से अच्छी क्वालिटी की मशीनें अपन को बना के दे देती है। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अजमेर में, राजस्थान में कहीं पर भी अपना प्रोडक्शन यूनिट लगाना चाहते हैं तो आपको मशीनें अजमेर में ही मिल जाएगी। पांचवी चीज़ ये आती है कि जो मशीनें अपन लगा रहे हैं वो किस प्रकार के हैं। जैसे कि 5 ब्लेड का कटर लगाना है, 10 ब्लेड का लगाना है, 14 ब्लेड का कटर लगाना है। अभी जो प्रेजेंट के अंदर जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो 14 ब्लेड ड्यूल आरपीएम की चल रही है। ड्यूल आरपीएम का मतलब होता है कि आगे की जो ब्लेडें होती है, जैसे 5 ब्लेड या 3 ब्लेड आगे हम जो लगाते हैं 14 ब्लेड के अंदर, तो उनकी जो दोनों की जो कटिंग कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है। मतलब इसका ड्यूल आरपीएम का मतलब ये होता है कि जैसे हम प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो आगे वाली जो 4 ब्लेडें होती है वो तो चलती है तेज, उनकी जो रनिंग, जो पत्थर को काटने की जो कैपेसिटी होती है वो होती है फास्ट। अपनी जो पीछे वाली जो 10 ब्लेडें बाकी बचती है उनको वो धीरे चलती है, क्योंकि जो रास्ता होता है पत्थर को काटने का वो आगे की ऑलरेडी 4 ब्लेडें बना चुकी होती है। पीछे वाली 10 ब्लेडें होती है वो अपने आराम से जो रेगुलर जो रनिंग होती है उनकी ब्लेडों की, उसके अकॉर्डिंग वो चलती है। तो इससे ये एक फ़ायदा तो ये होता है कि जो सेगमेंट का जो खर्चा होता है वो जो उसका कम आता है। दूसरा, अपनी कटिंग फास्ट होती है। चौथा होता है इसका जो अपनी जो प्रोडक्शन की जो कॉस्टिंग निकलती है वो भी मार्केट से 2-3 रुपये स्क्वायर फीट में कम आती है। तो जो ड्यूल आरपीएम का अभी जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो ड्यूल आरपीएम कटर की है। अगर आप जो कटर लगा रहे हैं वो ड्यूल आरपीएम का ही लगाएं। पांचवी चीज़ आती है कि चलो ठीक है, सब चीज़ें फाइनल अपने हो गई। अब मेन मुद्दा आता है कि फंडिंग की व्यवस्था कैसे होगी। अब देखो, गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीमें चला रखी है। जिला उद्योग केंद्र ने अलग सब्सिडी वाली स्कीम चला रखी है, अपने सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम अलग है। तो अभी जो स्कीमें चल रही है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अभी जो प्रधानमंत्री बेरोजगार योजना है, जिसको हम पीएमईजीपी भी बोलते हैं, उसके अंतर्गत ये होती है कि आपकी जो प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग होती है, सपोज करो 50 लाख रुपए है, 50 लाख की जो प्रोजेक्ट कॉस्टिंग होती है उसके अकॉर्डिंग आपको सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी के अंदर के 3 कैटेगरी को अंतर्गत बांट रखा है, एससी एसटी और ओबीसी और जनरल, इनको अलग अलग कैटेगरी के अंदर बांट रखा है। अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको 25% की सब्सिडी दी जाएगी प्रोजेक्ट कॉस्ट के ऊपर। इसके अंदर आपकी सीसी लिमिट भी इंक्लूड रहेगी। दूसरी आती है, अगर आप ओबीसी के अंदर आते हैं तो आपको 35% की सब्सिडी दी जाएगी। तो अगर इसमें टाइम के अकॉर्डिंग कुछ वेरिएशन हो सकता है, तो आप अगर लगाना चाह रहे हैं तो अपना जो सर्कुलर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, वो सर्कुलर दे के आगे अपना कार्य स्टार्ट करें। अब सातवीं चीज़ आती है इसके अंदर, कहती है चलो ठीक है, अपने सब चीज़ें कर ली, प्रोजेक्ट भी फाइनल हो गया। अब मेन आती है कि सपोज करो 50 लाख रुपए हम लोन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि 50 लाख के अंदर कोई छोटी यूनिट आपकी स्टार्ट होगी सिंगल पिलर वाली कटर की, उससे कोई अभी ज़्यादा कोई प्रोडक्शन होने वाले है नहीं। तो अगर आप जाना चाहते हैं 14 ब्लेड ड्यूल आरपीएम के अंतर्गत, तो आपकी जो प्रोजेक्ट कॉस्टिंग होती है वो 50 लाख से वो निकलेगी। लाइनर भी लगेगा उसके अंदर, पॉलिश मशीनें भी लगेगी, ड्यूल आरपीएम कटर भी लगेगा, उसको पत्थर को जो लेवलिंग करने के लिए सिंगल पिलर का कटर अलग से लगेगा। तो लगभग आपकी जो प्रोजेक्ट कॉस्टिंग होती है वो 3 करोड़ प्लस निकल जाती है। अब सपोज करो कि आपने 2.5 से 3 करोड़ के अंतर्गत अपनी फाइल लगाई बैंक के अंतर्गत। अब हमें वो पीएमईजी वाले सब्सिडी वाला तो वो सिस्टम हो गया बंद, कि वो 50 लाख रुपए तक ही चलता है, आगे नहीं जाएगा। आगे मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको क्या करना है। आपको जो सब्सिडी है वो पीएम जो जिला उद्योग केंद्र है उसके अंतर्गत आपको सब्सिडी की फाइल लगानी है। उसके अंदर अगर आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग है, आपके प्लांट और मशीनरी की कॉस्टिंग अकॉर्डिंग चलती है, तो उसके अंदर 6% लेकर 9% तक की सब्सिडी आपको है।
6% छोटे प्रोडक्ट के लिए है और 3% अलग प्रोजेक्ट के लिए है। तो आपको वो चीज़ें इंटरेस्ट सब्सिडी के रूप में आपको मिलेगी। और इसके अंतर्गत आपका बैंक में फाइनल लोन होने के बाद में जो आपकी डिस्बर्समेंट है और जो आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है उसके बाद में आपको 6% या 3% जो आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट किस सब्सिडी के अंदर फिट बैठती है उसके अकॉर्डिंग आपको वो सब्सिडी आपको दी जाएगी। और इसके अंतर्गत आगे हम बात करेंगे कि अब कि आप कौन से बैंक में आप ईजीएम लगा सकते हैं। तो आप सबसे पहले जो केनरा बैंक होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही बैंक है, ये सरकारी बैंक है, किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है। तो आप केनरा बैंक में अपनी फाइल को अप्रोच कर सकते हैं। दूसरे बैंक भी है, जैसे एसबीआई बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी है, पीएनबी भी है, लेकिन जो केनरा बैंक की जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है उसकी जो लोन देने का जो सिस्टम होता है वो जटिल प्रक्रिया नहीं है, अदर बैंकों को अपन देखते हैं। अगर आपका प्रोजेक्ट सही है, जेन्युइन है और आप एक्चुअल में काम करना चाहते हैं तो जो केनरा बैंक की सर्विस है वो बहुत ही अच्छी है, कम टाइम में आपका लोन हो जाता है। अगर आप ये चीज़ें सब कंप्लीट कर लेते हैं तो लगभग आपका 1 महीने के अंदर लोन सेक्शन होकर पहला डिस्बर्समेंट आपको मिल जाता है। जैसे ही आप डिस्बर्समेंट होता है तो अपनी फैक्ट्री का काम आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगले स्टेप के अंदर के मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे ही आपका लोन वगैरह सेक्शन हो जाता है तो कौन कौन से आपको स्टेप आगे लेने हैं और किस प्रकार से आपको अपनी यूनिट स्थापित करनी है। अगर ये चीज़ें आपको सही लगी हो और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।